तो कल सुपर संडे में हमें आईपीएल के 2 मैचेस देखने को मिले और दोनों ही मैचेस बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे। एंड अगर आप ऐसे फ़ैन हो जिसको बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच पसंद है, 200-250 रन्स बन रहे हैं, बॉलर्स के लिए कोई भी मदद नहीं है, छक्के पे छक्के बढ़ रहे हैं, तो आपको कल रात का मैच देखना चाहिए था आरसीबी वर्सेस सीएसके। एंड अगर आपको लो स्कोरिंग थ्रिलर पसंद है तो आपको कल का पहला मैच देखना चाहिए था, जो कि था एसआरएच वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि लो स्कोरिंग थ्रिलर मैचेस देखने में जितना मज़ा आता है उतना हाई स्कोरिंग मैचेस देखने में नहीं आता। बट सुपर संडे हैड एवरीथिंग। तो पहले हम बात करेंगे आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच के बारे में। चिन्ना स्वामी में मैच था जहां बहुत सारे रन्स बनते हैं, 200-210 रन का पार स्कोर होता है यहाँ। एंड कल भी एक फ्लैट पिच था, छोटा सा मैदान है। ऋतुराज गायकवाड़ ने कल टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, विच वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि सीएसके की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है तो चेस करते हुए ज़्यादा चांसेस हैं सीएसके के पास। तो कल के इस मैच में टोटल 457 रन्स बने, जिसमें से 250 रन्स आरसीबी ने बनाए थे। एंड इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग फिर से एक्सपोज हो चुकी है। पिछले मैच में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट पावर प्ले में मार खाए थे, एंड इस मैच में पावर प्ले में सीएसके ने एक्चुअली में बढ़िया बॉलिंग की है। पहले 3 ओवर में सिर्फ 17 रन बने थे। खलील अहमद, अंशुल काम्बोज, मैट हेनरी ने अच्छी बॉलिंग की थी। फिर इसके बाद आरसीबी अटैक करना स्टार्ट करती है। विराट कोहली जल्द आउट हो जाते हैं 18 गेंदों पे 28 रन बनाकर, मगर फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है। फिल सॉल्ट 46 रन बनाते हैं 30 गेंदों पे, ज़्यादा कुछ अटैकिंग इनिंग्स नहीं था उनका। एंड देवदत्त पडिक्कल भी बहुत अटैकिंग नहीं खेल रहे थे पहले, उन्होंने स्लो स्टार्ट किया था। 15 गेंदों में कुछ 17-18 रन बनाकर खेल रहे थे। एंड 14 ओवर खत्म होने के बाद आरसीबी का स्कोर था 150 फॉर 2 विकेट्स। एंड मुझे लगता है कि यहाँ तक तो सीएसके बिल्कुल ही मैच में थी, क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है। एंड अगर आप 14 ओवर में 150 रन दिए हो, आखिर के 6 ओवर है, आप 50-60 रन दो, इवन 70 रन दे दो, तो आई थिंक बोर्ड पे 220 रन लग गए, जो कि आप चेस कर सकते हो अपनी बैटिंग से। बट आखिर के 6 ओवर में सीएसके की बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, एंड आरसीबी के बैट्समैन रजत पाटीदार एंड टीम डेविड जो धज्जियां उड़ाई है सीएसके के बॉलर्स की, ऐसा लग रहा था कि सीएसके के बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। आखिर के 6 ओवर में आई थिंक आरसीबी ने 100 के आसपास रन्स बनाए थे। सीएसके के बॉलर्स का प्लान ये था कि राउंड विकेट जाकर वाइड यॉर्कर्स डालें, एंड उसी हिसाब से फील्ड भी सेट की थी। मगर रजत पाटीदार और टीम डेविड जिस तरह से बैटिंग की है, और दोनों डिफरेंट टाइप के बैटर हैं, एंड उनका रेंज भी बहुत डिफरेंट है, तो उन दोनों बैटर्स के अगेंस्ट ये प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड वही हुआ सीएसके के बॉलर्स के साथ, वो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एंड जो नेल इन द कॉफिन था इस मैच में, वो था जेमी ओवरटन का ओवर, जिसमें टीम डेविड ने 30 रन मारे। एंड एक टाइम के लिए जो लग रहा था कि आरसीबी का टोटल 220 तक जाएगा, वो 250 तक पहुंच गई। एंड आई थिंक वही मैच खत्म हो गया था सीएसके के लिए। एंड हाँ, रजत पाटीदार ने भी 19 गेंदों में 48 रन्स बनाए थे, एंड ही वॉज ओवरशैडोड बाय टीम डेविड, वरना वो भी 250 के प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग किए थे। और इसके बाद आती है सीएसके की बैटिंग। अगर आप 250 रन का चेज कर रहे हो, तो आई थिंक आपके टॉप ऑर्डर में से एटलीस्ट 2 बैट्समैन को अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। और पावर प्ले के 3 ओवर खत्म होते ही सीएसके का स्कोर था 30 रन फॉर 3 विकेट्स। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ आउट, फिर आयुष मात्रे 1 रन बनाकर आउट, एंड संजू सैमसन जो अभी तक नहीं चले हैं इस टूर्नामेंट में, उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस मैच में एंकर करें, मगर वो भी 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि सीएसके एक बहुत बड़े रन के मार्जिन से हारने वाली है, मगर सरफराज खान ने 25 गेंदों में 50 रन मारे। बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी, अच्छे से शॉट्स मार रहे थे। प्रशांत वीर ने भी 29 बॉल्स पे 43 रन्स बनाए। चेन्नई का टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन ना होते हुए भी सीएसके ने 207 रन बनाए। सीएसके ने बैक टू बैक 2 मैचेस में 200 प्लस रन्स बनाए हैं, तो सीएसके बैटिंग तो बढ़िया कर रही है अभी। आरसीबी की तरफ से जो बॉलिंग हुई कल पावर प्ले में, हाँ, सरफराज खान ने बढ़िया बैटिंग की, मगर उससे पहले जैकब डफी एंड भुवनेश्वर कुमार ने बढ़िया लाइन लेंथ से बॉल स्विंग कर रहे थे। एंड 3 ओवर के अंदर ही उनके टॉप ऑर्डर के तीनों ही बैट्समैन आउट होकर पैविलियन चले गए थे।
एंड कल जब दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रीज पर थे, शिवम दुबे एंड प्रशांत बेर, उस टाइम पे भी रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या को बॉलिंग दिया था। ये दिखा रहा है कि आरसीबी कितनी कॉन्फिडेंट है एंड रजत पाटीदार एज ए कैप्टन अपने बॉलर्स को कितना बैक कर रहे हैं। और फिर कृणाल पांड्या, वो तो कल मिचेल जॉनसन हो गए थे, बाउंसर्स पे बाउंसर मार रहे थे। क्या वेरिएशन है, क्या कमाल का बॉलर है। एंड श्रेयस शर्मा का नाम मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि कल इतने सारे रन्स बने पर उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया। आई थिंक इट वाज अ रियली गुड स्पेल फ्रॉम हिम। एंड सीएसके ने 207 रन बनाए, तो बैटिंग तो अच्छी की है सीएसके ने। तो सीएसके को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? पहला जो मुझे लगता है, उनकी बॉलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके की बॉलिंग यूनिट में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि लीड कर सके एंड कोई ऐसा गो टू बॉलर नहीं है सीएसके के पास कि अगर रन्स पड़ रहे हैं तो विकेट्स के लिए या फिर रन रोकने के लिए आप उनको बॉलिंग दे सके। एंड और एक प्रॉब्लम जो लग रही है मुझे सीएसके की, वो है इनकी टॉप ऑर्डर। प्रिसाइजली बोलूँ तो ओपनिंग पेयर संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़ का काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सीजन चल रहा है अभी तक। अगर संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक चलता है तो आई थिंक सीएसके की बैटिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगी। पहले मैच के बारे में बात करते हैं जो कि था लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद के होम में खेला जा रहा था ये मैच, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है क्योंकि हैदराबाद में फ्लैट पिचेस मिलती हैं। बट कल विकेट थोड़ा स्लो था तो इसलिए हमें एक लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। एंड सबसे पहले कल के मैच में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे, मोहम्मद शमी वर्ल्ड के एलिट पेस बॉलर्स में से आते हैं। एंड कल नए गेंद से जो बॉलिंग की है, जो सी मूवमेंट था उनका, इट वॉज ब्यूटीफुल टू वॉच। मोहम्मद शमी ने कल अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड दोनों का विकेट पावर प्ले के अंदर लिया। एंड इसके बाद प्रिंस यादव, जो कि काफ़ी एक्यूरेट बॉलर है, अपनी लाइन लेंथ मेंटेन करते हैं एंड दोनों तरफ स्विंग भी कर रहे हैं, उन्होंने ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स जानती थी कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने टॉप ऑर्डर पे हेविली रिलाई करती है कि वो पावर प्ले में आकर अटैकिंग क्रिकेट खेलें। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पेसर्स को बैक किया एंड मोहम्मद शमी ने कल अटैकिंग फील्ड सेट करके स्विंग सेम मूवमेंट से बैट्समैन को बीट करने को देखा। इट वॉज ए टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय लखनऊ सुपर जायंट्स। तो कल के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिच अच्छे से रीड किया एंड इनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया था, जिसकी वजह से एसआरएच स्ट्रगल किया इनके अगेंस्ट। एंड 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर था 35 रन फॉर 4 विकेट्स। फिर इसके बाद नीतीश रेड्डी एंड हेनरी क्लासन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 11 से 15 ओवर के बीच में 30 गेंदों में 79 रन जोड़े सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। नीतीश रेड्डी ने कल अटैकिंग इनिंग्स खेलकर 33 बॉल्स पे 56 रन बनाए एंड हेनरी क्लासन का एक कंट्रोल्ड इनिंग्स था और उन्होंने भी 41 बॉल्स पे 62 रन बनाए थे। तो एक टाइम पर लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद 170 प्लस स्कोर कर जाएगी इस पिच पे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टोटल होता। फिर एम सिद्धार्थ ने आकर नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट ले लिया और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर्स ने अवैस खान, प्रिंस यादव अपने पेस को बढ़िया से वैरी करके सनराइजर्स हैदराबाद को 156 रन पे रोक दिया। फिर इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग करने आती है एंड ऋषभ पंत इस बार ओपनिंग नहीं आए, वो फर्स्ट डाउन खेलने आए। मिचेल मार्श जल्दी आउट हो जाते हैं एंड इसके बाद मार्करम बढ़िया बैटिंग की कल, ऋषभ पंत के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई। 45 रन बनाए कल एडन मार्करम ने। एंड ऋषभ पंत की इनिंग्स पहले तो बहुत ही स्लो थी क्योंकि वो एक एंकर इनिंग्स खेल रहे थे एंड एक साइड से विकेट होल्ड करके रखा था। कल एलएसजी का जो प्लान था वो ऋषभ पंत के अराउंड था कि ऋषभ पंत अपना विकेट रखेंगे एंड आखिर तक रहेंगे और बाकी सारे बैट्समैन उनके अराउंड अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जो कि एलएसजी के लिए काम कर जाती है। कल लखनऊ सुपर जायंट्स विकेट्स लूज करती है मगर ऋषभ पंत एंड तक खेलते हैं और आखिर ओवर में 9 रन चाहिए थे एंड 3 चौके मारते हैं। एक बॉल रहते लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच जीत जाती है। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टोटल नहीं था, बट सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग जैसी दिख रही है पेपर पे एंड जिस तरह से परफॉर्म किया बहुत ही डिफरेंट था। इट वॉज ए रियली गुड परफॉर्मेंस बाय द बॉलिंग यूनिट। उन्होंने केकेआर के मैच में भी बढ़िया परफॉर्म किए थे। एसआरएच की तरफ से जो मुझे लगा कि की परफॉर्मर है वो थे हर्ष दुबे, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। एंड ऑल्सो मैंने मेंशन किया था कि शिवम कुमार का स्पेल के ऊपर डिपेंड करेगा एसआरएच की बॉलिंग। शिवम कुमार ने भी अच्छी बॉलिंग की। हाँ, रन्स थोड़े कम थे, डिफेंड नहीं कर पाई एसआरएच, बट शिवम कुमार ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिए एंड अच्छे बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है।
अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड इस मैच में से मेरे कुछ की टेकआउट्स हैं। मुझे लगता है कि सनराइज हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को थोड़ा सिचुएशन असेस करके पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से थोड़ा खेलना पड़ेगा। हर जगह आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है, एक बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, कंडीशन उसके फेवर में भी है थोड़ा, तो आपको उस टाइम उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वरना ऐसा ही हाल होता रहेगा। एंड और एक जो की टेकआउट है, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी बिल्कुल ही फिट है इंडियन टीम में वापस आने के लिए। आई थिंक इंडियन टीम को और एक बार कंसिडर करना चाहिए मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप है, वो भी साउथ अफ्रीका में। एंड मोहम्मद शमी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, एंड आईसीसी टूर्नामेंट में उनका जैसा परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए, देयर इज़ नो डाउट कि मोहम्मद शमी स्क्वाड में आने चाहिए। और आप मुझे बोलिए कि क्या ये बैटिंग लाइनअप आरसीबी की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है आईपीएल के हिस्ट्री में? और क्या सीएसके स्टम्प माइक के पीछे एम एस धोनी का मैजिक मिस कर रहा है?